बहुत समय पहले की बात है। सतपुरा नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बिरजू नाम का मजदूर रहता था। बिरजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। बिरजू के परिवार में उसकी पत्नी सुजाता और उसके 2 बच्चे राजू और गुड़िया थे। बिरजू सेठ रतनदास के यहाँ पल्लेदारी का काम करता था और पल्लेदारी के बदले में सेठ रतनदास बिरजू को पैसे देता था, जिससे बिरजू और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। सुजाता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। अजी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन गुड़िया और राजू पिछले 1 हफ्ते से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें तो बड़ी मुश्किल से घर चलता है। मैं एक बात साफ साफ कहती हूँ, आप सेठ रतनदास जी से अपनी पगार बढ़ाने की बात कीजिए। दिन ब दिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में सब्जी और राशन के दाम तो आसमान छू रहे हैं। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च। अब इतनी कम तनख्वाह में गुजारा कैसे होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा। इतना कहकर बिरजू काम पर निकल गया। अरे भाई, आज तो पगार मिलने का दिन है। देख लेना, सेठ रतनदास आज भी कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। हमेशा कुछ न कुछ चाल चलकर पगार काट लेता है। पिछली बार तो मेरी आधी पगार ही कम कर दी थी, जबकि मैंने कोई एडवांस भी नहीं लिया था। हाँ भोलू भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सेठ रतनदास बड़ा ही चालाक और लालची आदमी है। एक तो दुगना काम करवा लेता है, ऊपर से पगार भी पूरी नहीं देता। हाँ भाई, पिछली बार सेठ रतनदास ने मेरी भी पगार काट ली थी। मैंने तो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी, वो भी तब जब मेरी पत्नी बहुत बीमार थी। लेकिन इस रतनदास ने उस बात का फायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, इस बार बस मेरी पूरी पगार मिल जाए। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे बोलकर सभी पल्लेदार अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम पूरा होने के बाद वे सेठ रतनदास के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमारे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान लाना है और बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे मैंने कह तो दिया, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर सभी पल्लेदार निराश मन से अपने अपने घर लौट आते हैं। अजी, आप आ गए? क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली? अभी तो कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में दे देंगे। क्या पगार नहीं मिली? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। आज स्कूल की टीचर ने साफ साफ कह दिया है, अगर कल तक फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा देंगे। अब बताइए, मैं क्या करूं? हाँ सुजाता, ये सेठ जी तो कभी समय पर पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ रतनदास सबको पगार देता है। गिरधारी, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2200 रुपए हैं, जबकि मैंने इस महीने 3000 रुपए का काम किया है। काम तो किया है, लेकिन तूने बीच बीच में आराम भी तो किया था। उन्हीं घंटों के पैसे काटे हैं। सेठ जी, आपने तो कहा था रोज 10 घंटे काम करने पर 3000 रुपए मिलेंगे। मैंने तो पूरे 10 घंटे काम किया और आराम भी नहीं किया था। देख गिरधारी, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत सिखा। ये 2200 रुपए रख ले। चाहिए तो रख, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारा गिरधारी चुपचाप पैसे रख लेता है। उसे मालूम था, अगर ये काम छूट गया
तो उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा। बिरजू, ये ले तेरी पगार। सेठ जी, मेरे तो पूरे 4,000 रुपए बनते हैं ना। मैंने कोई छुट्टी नहीं ली और रोज 2-2 घंटे ओवरटाइम भी किया है। हाँ, काम तो तूने किया है, लेकिन इस बार बाजार में गल्ले का भाव बहुत गिर गया है, इसलिए इस महीने तुझे भी थोड़े कम पैसे मिलेंगे। पर सेठ जी, बात तो 3,000 रुपए की हुई थी। घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है। इस बार पूरा पैसा दे दीजिए सेठ जी। इतना ही मिलेगा, लेना है तो ले, नहीं तो कहीं और काम देख ले। बेचारे बिरजू के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे रख लेता है। उसके चेहरे पर थकान और मन में बेबसी साफ झलक रही थी। बिरजू और गिरधारी गजोधर पगार लेकर गोदाम के बाहर बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये सेठ रतन दास तो एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारा पैसा अपनी जेब में रख लेता है और ऊपर से बहाना बनाता है गल्ले के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, किसी ना किसी दिन गरीबों की आह इसे जरूर लगेगी। नहीं गजोधर भाई, ऐसे मत कहो। आखिर वही तो हमारे अन्नदाता है। उन्हीं की वजह से तो हमारा घर किसी तरह चल रहा है। काहे का अन्नदाता भाई? जब काम के पूरे पैसे ही नहीं मिलते तो कैसी अन्नदाता? पूरे महीने खून पसीना बहाकर भी हाथ में बस इतने पैसे आते हैं कि घर का खर्च भी नहीं निकलता। ऐसे में तो हम कभी तरक्की ही नहीं कर पाएंगे। बात तो सही कह रहे हो भाई, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमें पल्लेदारी के सिवा कोई दूसरा काम आता नहीं, और अगर कुछ नया शुरू करने की सोचे भी तो उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हमारा तो बस यही सेठ रतन दास ही सहारा है। उसी की मर्जी से हमारे घर का चूल्हा जलता है। कुछ देर बातें करने के बाद सब अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप? कितनी पगार मिली इस बार? इस बार सेठ जी ने बस 2,500 रुपए ही दिए हैं। क्या? सिर्फ 2500? इतने में घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस में ही 1,000 रुपए निकल जाएंगे। फिर बाकी बचे 1500 में क्या होगा? राशन, बिजली, दवाई, कुछ भी पूरा नहीं पड़ेगा। अब बताइए मैं क्या करूं? सुजाता, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी का इंतजाम मैं देख लूंगा। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे मांगने की हिम्मत क्यों नहीं की आपने? मांगा था सुजाता। मैंने सेठ रतन दास जी से साफ साफ कहा था कि खर्च बढ़ गया है, थोड़ा और दे दीजिए। लेकिन उन्होंने 2 टूक कह दिया, ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मैं सोच रहा हूं कि पल्लेदारी के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लो। सेठ जी के यहाँ का काम खत्म होते ही किसी दूसरी दुकान में हाथ पटा दूं, इससे कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही रात को सेठ जी के यहाँ काम निपटाने के बाद मैं दूसरी जगह काम ढूंढने निकलूंगा। थोड़ा देर हो सकती है आने में। अच्छा सुजाता, आज खाने में क्या बनाया है? जी, आज तो घर में कुछ खास नहीं था, बस नमकीन वाले चावल बना लिए हैं। कोई बात नहीं, जो भी बनाया हो निकाल दो, बहुत भूख लगी है। सुजाता प्यार से थाली परोस देती है। बिरजू, सुजाता और उनके दोनों बच्चे मिलकर साथ में खाना खाते हैं। अगली सुबह होते ही बिरजू काम पर निकल जाते हैं। जैसा कि उसने कहा था, सेठ रतन दास के यहाँ दिन भर का काम खत्म करने के बाद बिरजू काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो पूरे गांव में घूम घूम कर काम ढूंढता है। कभी किसी दुकान पर जाता तो कभी किसी मालिक से पूछता, लेकिन हर जगह उसे बस निराशा ही हाथ लगती है। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। थकाहारा और मायूस बिरजू घर लौटने के लिए कदम बढ़ाता है। उसी समय अचानक उसे दूर से तेज गर्जना की आवाज सुनाई देती है। वो सिर उठाकर देखता है। सामने से एक भयंकर आंधी और तूफान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। ये देखकर बिरजू घबरा जाता है। वो चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर पास ही एक गुफा पर पड़ती है। जान बचाने के लिए वो बिना देर किए उस गुफा की ओर दौड़ता है।
और अंदर जाकर छिप जाता है। कुछ देर बाद जब आंधी तूफान थम जाता है तो बिरजू राहत की सांस लेता है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना उस आंधी तूफान ने तो मुझे उड़ा ही ले जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? बिरजू गुफा के अंदर इधर उधर नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर एक पुरानी टोकरी पर पड़ती है। ये कैसी गुफा है और ये टोकरी यहाँ पड़ी है? चलो घर ले जाऊंगा, सामान रखने के काम आ जाएगी। जैसे ही बिरजू उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर मोहन एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वह मोहन से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर देना, आप जो भी हो। मैं रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक तेज आंधी और तूफान आने लगा। डर के मारे मैं इस गुफा में आकर छिप गया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस टोकरी पर पड़ी, मैंने सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, तो शायद ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे छुआ। मोहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत मोहन, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ मोहन, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। बिरजू टोकरी को लेकर घर आ जाता है और उत्साह से सुजाता से कहता है, सुजाता, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये क्या लाए हो आप? और आप तो काम की तलाश में गए थे, तो कोई दूसरा काम मिला या नहीं? अरे सुजाता, मेरी बात तो पूरी सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि जादुई टोकरी है। ये सुनकर सुजाता हैरान रह जाती है। बिरजू उसे वो सारी बात बताता है जो उसके साथ गुफा में हुई थी। तो आपका मतलब है कि इस टोकरी में हमें वो चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? हाँ सुजाता, हमें बहुत सोच समझकर इसमें कुछ डालना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बिरजू को याद आती है गेहूं का। सुजाता, जो मैं उस दिन सेठ जी के यहाँ से एक मुट्ठी गेहूं लाया था, वो अभी है ना? हाँ जी, वो गेहूं तो रखा हुआ है। तो सुजाता, जरा वो गेहूं लाकर इस टोकरी में डाल दो। सुजाता तुरंत गेहूं लाती है और उसे टोकरी में डाल देती है। जैसे ही वो गेहूं टोकरी में डालती है, अचानक टोकरी गेहूं से पूरा भर जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच का चमत्कार हो गया। देखो सुजाता, कितना सारा गेहूं हो गया। अगर आप इसे बेचेंगे तो इससे तो बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ सुजाता, मैं कल सुबह बाजार जाकर इसे बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उनसे राजू और गुड़िया की स्कूल फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन सुबह बिरजू गेहूं लेकर बाजार जाता है। वो वहां सबसे सस्ते दामों में गेहूं बेचता है। उसका सारा गेहूं कुछ ही घंटों में बिक जाता है।
गेहूं इतने कम दाम में मिलने के कारण आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े व्यापारी भी उससे खरीदारी करते हैं। बिरजू को इससे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। पैसे लेकर वो घर लौटता है। सुजाता, देखो, गेहूं बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो, कुछ पैसे रख लो, कल बच्चों की स्कूल फीस भर देना। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सुजाता, मैं अब सेठ रतनदास के यहाँ जा रहा हूँ। अजी, आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, फिर उस सेठ रतनदास के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? मैं काम करने नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ काम कर रहे बाकी पल्लेदारों को ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ। सेठ रतनदास ने मेरे साथ साथ उन सबको भी बहुत परेशान किया है। अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना उनका भी भला हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो सबकी जिंदगी सुधर जाएगी। इसके बाद बिरजू अपने काम में बाकी पल्लेदारों को भी शामिल कर लेता है। सभी मिलकर मेहनत करते हैं और थोड़े ही समय में बिरजू का बड़ा व्यापार शुरू हो जाता है। अब सबके घर में खुशहाली लौट आती है। सभी अपने काम में लगे रहते हैं और सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।